नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव जारी है। सातों सीटों पे जो मतदान है लगातार जारी है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 41.05% वोटिंग हुई है। देखिए, बहुत ज्यादा वोटिंग इसे नहीं कह सकते क्योंकि दोपहर 3 बजे तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 50% से ज्यादा मतदान होगा, लेकिन 41.05 पे ही दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हो पाई है। अगर नौगावा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोटिंग अभी उत्तर प्रदेश में 7 सीटों में नौगावा सादात सीट पर ही हो रही है। दोपहर 3 बजे तक 42.02% वोटिंग हुई है। बांगरमऊ की बात की जाए दोपहर 3 बजे तक 43% मतदान यहां पर हुआ है। मल्हानी सीट पर दोपहर 3 बजे तक 42.30% वोटिंग हुई है। देवरिया सदर सीट पर दोपहर 3 बजे तक 41.06% मतदान यहां पर हो चुका है। बुलंदशहर सदर सीट की बात की जाए तो 3 बजे तक 40% के करीब यहां पर मतदान हुआ है। टूंडला सीट पर दोपहर 3 बजे तक 40% मतदान हुआ है। घाटमपुर सीट की बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक 36.39% मतदान हुआ है। सबसे कम अगर मतदान कहीं हुआ है तो वो घाटमपुर सीट है। तो वहीं नौगावा सीट, जहां पर स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी मैदान में है, सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर देखने को मिल रही है। साफ तौर पे कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे मतदाताओं का जोश देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत से मतदाता ऐसे हैं जो नहीं निकले हैं अपने घरों से। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 वो तस्वीरें हैं जहां पे इस वक्त मतदान जारी है। नौगावा सादात सीट, बुलंदशहर की सदर सीट, टूंडला सीट, तो वही बांगरमऊ सीट और घाटमपुर सीट। देखिए, अगर टूंडला की बात की जाए तो कई ऐसी विधानसभाएं हैं। इसके विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे कई बूथ ऐसे हैं जहां पे मतदाताओं ने वोट डालने से इनकार कर दिया। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है विकास, इसलिए हम नहीं करेंगे मतदान। 2 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं, देवरिया सदर सीट और मल्हानी सीट की। तो 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 41 के ही करीब आंकड़ा है। बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं कह सकते आप इसे, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। अगर 7 सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 सीटों पर रैलियों को संबोधित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो उन्होंने भी 7 सीटों पर जोरदार प्रचार किया। अगर आप विपक्ष की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, बसपा की, तो इनके नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन इनके जो मुखिया हैं, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो, एक भी सीट पर रैली को संबोधित नहीं किया। हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन शर्मा जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता है पंकज त्यागी हमारे संग जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ। अगर 3 बजे की बात की जाए तो 41 के कुछ ही करीब मतदान हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो ये कोरोना का जो चल रहा है, कोरोना की वजह से मतदान में कमी आई है, मैं मानता हूं। और थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं क्योंकि जो ये दोबारा हुआ है कोरोना का शुरू, इससे लोग थोड़ा डरे हैं। लेकिन कोरोना का ही असर है सर। सुनिए, ये कोरोना का ही असर है या फिर आप मतदाताओं को विश्वास दिलाने में नाकाम रहे हैं? नहीं, देखिए, मतदाता आप ये तो रिजल्ट बताएगा कि हम कितना हमने करा है विकास, कितना, और हमने कितना मतदाताओं को लुभाया है। ये तो आपको रिजल्ट ही बताएगा कि आपकी वोट किसको पड़ी है। जितनी ये वोट पड़ी है हमारी बीजेपी की पड़ी है, ये मैं कंफर्म मान सकता हूं। पवन शर्मा जी, साफ तौर पे बीजेपी कह रही है जो भी वोट पड़ा है वो बीजेपी को ही पड़ा है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। और वैसे भी 7 में से 1 सीट आप पहले हार चुके हैं टूंडला की सर। 6 सीटों पे तो आप चुनाव लड़ रहे हैं। सकते यूपी में सौरभ भाई, इनके तो नेता आ भी नहीं सकते यूपी में, किस मुंह से आएंगे? नहीं, क्यों नहीं हार सकते सर? पंकज जी, जरा हमारी भी बात सुन लीजिए। हमने आपकी बात सुनी, आप हमारी भी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। ये ऐसा है
भाजपा वो बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो शायद अब इन्होंने देखना शुरू किया है। जब इन्होंने विकास किया ही नहीं, जिन मुद्दों को लेके ये सत्ता में आए थे, मैं पंकज जी से पूछना चाहूंगा कोई एक मुद्दा तो बता दीजिए। आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार भाजपा सरकार है, क्या हुआ? सबसे ज्यादा अगर सबसे बड़ा अत्याचार हो रहे हैं तो क्या सबसे बड़ा तो हमने सबसे यूपी में दलितों पे अत्याचार राम भाजपा मंदिर के का राज निर्माण हुआ है। आज हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रमाण है राम मंदिर। पंकज त्यागी जी, लोगों ने पंकज त्यागी जी, आप राम मंदिर का जी, जिक्र लगातार करते आ रहे हैं। सीएम योगी की सभाओं में भी हमने देखा कि उन्होंने, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, क्या राम मंदिर का नाम लेके जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, उसको आप भूल जाते हैं? यही वजह है कि टुंडला ही नहीं, बहुत सी ऐसी सीट है जहां पे मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ है, हम नहीं देंगे वोट। तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। जिन्होंने मना करा है, आप उनके उठा के देख लीजिए, कांग्रेसी होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे, अरे सर, बीजेपी का कोई भी नहीं होगा। जनता को ये जितना कि आप एक चीज देखिए, पुरानी सरकारें भी नहीं है और योगी जी की सरकार का भी समय देखिए, जितना विकास हमारे सरकार में हुआ है 20-20 साल में किसी ने नहीं करा। और कांग्रेस ने तो नाश करा है। आप जहां कांग्रेस रही है, खत्म नहीं क्या होता है, धरातल पे क्या हुआ है? धरातल पे कुछ हुआ हो तो बता दीजिए आप। सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। सामने है घर, एक कोई ऐसा घर नहीं जिसमें शौचालय ना हो। आपकी कांग्रेस ने कभी एक भी ऐसा 8,000 करोड़ बकाया किसानों को दिया है? अभी आपने नहीं दिया। आपने छोटी सी बात कह रहा हूँ कि क्या आपकी सरकार ने किसी भी शौचालय के लिए कभी सोचा भी था? आज हर घर में हर महिला सुरक्षित है। सुबह को शौचालय बाहर जाने की बजाय शौचालय में जा रही है। बिल्कुल, हमारे संग संजीव कौशिक भी जुड़ गए, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस से मेरा सवाल यह है, अगर धरातल पे काम नहीं हुआ है तो फिर 7 सीटों में एक तो सीट आप पहली हार गए सर, 6 सीटों पे तो चलो आप चुनाव लड़े थे, तो फिर क्यों नहीं प्रियंका गांधी ने जाके रैली कर दी? क्यों आप चुनाव के मैदान से दूर है? आपके दिग्गज सौरभ जी मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि प्रियंका गांधी किस मुंह से उत्तर प्रदेश में आ सकती है? अपने भाई की सीट नहीं बचा पाई, केवल सिर्फ अपने कर्मों की वजह से। पंकज जी नहीं बचा पाए। एक बार पवन शर्मा जी को बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बोलिए। जरूर। पंकज जी, बेसिकली इनकी आदत यही है, भाजपाइयों की आदत यही है, दूसरे में जब बोलते हैं तो अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आपके पास क्या जवाब नहीं है? प्रियंका गांधी ने एक भी रैली क्यों नहीं की? 6 सीटों में एक भी रैली प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं की सर? सौरभ जी, उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में कोई भी शीर्ष नेतृत्व आज तक पहले भी कभी नहीं गए हैं। जो भी उपचुनाव होते हैं उनमें जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है, जो लोकल नेतृत्व है, उनके सानिध्य में उनके नेतृत्व। उपचुनाव को बहुत हल्के में ले रहे हैं सर आप, उपचुनाव को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इनकी पार्टी में लीडर और कार्यकर्ता में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। संजीव कौशिक भी हमारे संग जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनको भी मैं इस डिबेट में शामिल कर लेता हूं। संजीव जी, साफ तौर पे अगर कहा जाए, कांग्रेस का कहना है कि उसके जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसे सिर्फ इसीलिए प्रचार नहीं किया क्योंकि उपचुनाव है। भारी पड़ सकता है क्या 2022 में? क्यों उपचुनाव चुनाव नहीं है? सौरभ जी मैं पूछता हूँ, उपचुनाव चुनाव आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास। संजीव जी यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इस दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर के चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं मानती है, वो जमीनी स्तर पर जुड़ती है और काम भी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अक्सर चूक जाती है यह कहते हुए कि कौन छोटा चुनाव और उपचुनाव और बड़ा चुनाव। मुझे लगता है कि चुनाव चुनाव है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उस समय आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये बात समझना चाहिए कि इससे कार्यकर्ताओं के जेहन पे बहुत फर्क पड़ता है। आप भले ही 1 सीट 2 सीट या 4 सीट की बात करें, लेकिन आपको अपने आप को बनाए रखने के लिए राजनीति में हर एक चुनाव को बड़ा चुनाव मानना होगा। भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति रही है। शुरुआती दौर से मैं कहता चला आया कि कांग्रेस से यदि अपनी जमीन खोई है तो उसके बोलिए पंकज जी, बोलिए। साफ तौर पे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे वो भी कह रहे हैं कि हर बात पे आप फायदा उठाते हैं, उपचुनाव होता है तो भी आप जोरदार प्रचार करते हैं, शायद इसी बात का बेनिफिट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, ये देखिए, हमारी पार्टी में ना कोई लीडर है ना कोई कार्यकर्ता, हम सब एक परिवार है, ठीक है जी। और इनकी पार्टी में बड़ा नेता, छोटा नेता, कार्यकर्ता, अब आपने खुद ही सुना कि बड़े नेता इनकी पार्टी में नहीं आते चुनाव में,
क्यों चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव नहीं है। जो इनका कैंडिडेट लड़ रहा है वो पैसा फूकने को लड़ रहा है, केवल समाज का। ये क्या करेंगे? तो एक छोटी छोटी बातों को ये समझ रहे हैं कि ये तो कोई चुनाव ही नहीं है। पवन शर्मा जी, हमारी पार्टी पवन शर्मा जी, बड़े से बड़े पवन शर्मा जी, साफ तौर पे उपचुनाव को चुनाव नहीं समझते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग बहुत पीछे हो जाते हैं सर। कहीं पे भी नहीं है, हमने चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ा है, लेकिन अपने तो फिर दिग्गजों ने रैली क्यों नहीं कर दी सर? जो हमारा लोकल नेतृत्व है उसमें हमारे को विश्वास है, और उसी विश्वास को ध्यान में रखते हुए 2022 में भी ये विश्वास दिखेगा क्या? 2022 में भी यही विश्वास दिखेगा क्या? प्रियंका गांधी एक भी सीट पर रैली नहीं करेंगी, राहुल गांधी एक भी सीट पर रैली नहीं करेंगी, या तब आपका ये विश्वास खो जाता है? सब जगह पे नेतृत्व रैली करता है, करेगा, लेकिन आप मुझे बताइए, चुनाव में नहीं करेंगे, लेकिन 2022 की जंग में करेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां पे हमारे पूरा जो लोकल लीडरशिप है सारी जी जान से लगी हुई है। और तो भाजपा को चुनाव परिणाम आएंगे तब पता लगेगा कि जो कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं लोग। बिना काम किए विकास नाम से डफली बजाने से विकास नहीं होता है। विकास के नाम पे आप वोट मांग सकते हो, लेकिन विकास करके तो दिखाइए। आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। पवन जी, आपके यहाँ सिर्फ एक ही लीडर विकास का था, वो थी हमारी आदरणीय बुजुर्ग शीला दीक्षित जी, जिन्होंने, मैं भी मानता हूं कि दिल्ली में विकास किया, लेकिन आपका एक लीडर विकास के लायक नहीं है। वहां कमलनाथ जी को देख लो, आप अपनी प्रियंका गांधी को देखो। आप अच्छा ये बात बताइए, आप यूपी से चुनाव क्यों हारे? राहुल गांधी चुनाव क्यों हारे? कार्य न करने की वजह से। विकास के नाम पे किया क्या है? आप दिखाइए तो सही, विकास के नाम पे क्या किया है? विकास के नाम पे आप यहाँ चलिए, यहाँ से लेके क्या नाम है, गोरखपुर सब जगह जाइए, हाईवे लेके। आप घूमते नहीं हो क्या यूपी? आप यूपी घूमे नहीं है बहुत दिनों से, मुझे लगता है। आप एक बार घूमिए थोड़ा सा। हॉस्पिटल में सुविधाएं आप, नहीं है। मैं सौरभ भाई से कहता हूँ कि एक दूसरी डिबेट रखें, इतने आपको मौका दे थोड़ा सा घूमने का, यूपी पूरी घूमने का। एक राउंड मार के आइए प्लीज, एक राउंड मार के आइए। आप घूम के आइए, आप अपने नेताओं को जरा अपनी आंखें खोलकर उनको दिखाइए कि कहाँ विकास हुआ है। जरा धरातल पे जाइए। आप हवाओं से पूछो, पक्षियों से पूछो, जानवरों से पूछो, इंसान से तो बाद में पूछना। सब ये कहेंगे विकास ही विकास है। चुनाव में आए थे, आपने उनका एक भी मुद्दा बता दीजिए। महिलाओं पे अत्याचार कम हुए क्या? युवाओं को रोजगार मिला क्या? किसानों को आमदनी दुगुनी हुई क्या? 8,400 अभी भी गन्ना, मेरी बात सुनिए। गन्ना हमारे योगी ने हर जगह महिला का जहां भी थोड़ा भी उनके साथ शोषण हुआ या उनके साथ गलत हुआ है, तुरंत जवाब दिया है। आप बताइए कि बल्लभगढ़ आप गए, भाजपा के लोग साथ में खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने केवल हाथरस आए, वो भी एक साजिश के तहत। शर्म नहीं आती ऐसे आपके नेताओं को कि एक बच्ची की मौत पे राजनीति करते हैं? सर, राजनीति करने का मौका तो जिसको मिलता है वो जोरदार करता है ना। आप भी राजस्थान में राजनीति ही कर रहे थे, आप भी राजस्थान में राजनीति ही तो कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस से एक बार फिर से मेरा यही सवाल है कि आपने सरकार की इतनी नाकामियां गिना दी, आपको लगता है विकास नहीं हुआ है, फिर भी जो आपके तमाम नेता हैं या तो वो बीजेपी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं या फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो अपने नेताओं को तो आप ही विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं, तो जनता को विश्वास में कैसे लीजिएगा? आज यूपी का जितना भी शीर्ष सारा चुनाव में लगा। जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। तो आज चुनाव के अंदर है, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है, छोटे से लेके बड़ा तक कार्यकर्ता। देखिए, आपने तो इस डिबेट को तभी खत्म कर दिया जब आपने कहा कि हमारी बड़े लीडर। पंकज त्यागी जी, जवाब ले लेने दीजिए। बिल्कुल जवाब लीजिए, जवाब दीजिए। पवन शर्मा जी, अगर सरकार ने कोई विकास नहीं किया, बीजेपी कमजोर हो रही है, तो फिर आपके नेता आपका दल छोड़ के क्यों समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या फिर क्यों बीजेपी के गुण गा रहे हैं? ये तो ऐसा ना, आज की डेट में देखिए, जो राजनीति पहले जो सुचिता वाली राजनीति होती थी, वो आज ना तो भाजपा में रही है ना किसी दूसरे दल में रही है। अपने दल की बात कीजिए सर। मेरा पर्सनल व्यू है, हर कोई नेता लग रहा है कि आज की डेट में जहां जहां मौका दिख रहा है वहां भाग रहा है। लेकिन आज अगर सही में अगर देखा जाए राजनीति है, अगर कहीं राजनीति बची है तो वो कांग्रेस में बची है। देखो संजीव कौशिक आपके पास में आऊंगा। देखिए, जो उपचुनाव है, भले कांग्रेस कहे कि बहुत हल्के में उसने ले लिया, जो स्थानीय उसका लोकल जो नेता है उन्होंने ही प्रचार किया, लेकिन कई मायनों में अगर देखा जाए तो जो सेमीफाइनल है
ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कई बार ये कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो बीजेपी से नाराज है। इसीलिए अगर मैं देवरिया की बात करूं तो सभी पार्टियों ने वहां से अपने ब्राह्मण कैंडिडेट्स उतार दिए। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष अगर बैकआउट कर लेता है, बीजेपी को वॉक ओवर दे देता है, तो 2022 में मुश्किल हो सकती है बीजेपी और कांग्रेस के लिए और विरोधियों के लिए। संजीव देखिए सच आ रहा हूं है सर, कि आपके पास आ भारतीय रहा हूं। जनता पार्टी की सरकार ने एक जगह नहीं कई जगहों पे उन्होंने गलतियां की है, लेकिन ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि उन गलतियों को पकड़े और सरकार के नब्ज को दबाए कसके। लेकिन शुरुआती दौर में तो कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से जोशो खरोशों से हम देखते हैं कि वो शुरू करते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक ले जाते वो ठंडा पड़ जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि हाथरस की घटना को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका दिखाई थी और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया था या वहां जाने का प्रयास किया था, लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि शायद कांग्रेस पार्टी अभी सशक्त विपक्ष और जागरूक विपक्ष की भूमिका में अभी आ रही है। लेकिन उसके बाद से फिर जिस तरह से इस इलेक्शन को लेकर के उदासीनता दिखाई, फिर लगने लगा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष स्तर के नेता है जब तक फुल टाइमर नहीं बनेंगे फिर मुसीबत ये बनी रहेगी। आप जब राजनीति में आते हैं तो आपको हर एक चुनाव को सीरियस लेना होगा और हर एक चुनाव को फुल टाइमर बन के लड़ना होगा आपको, फिर आप आगे के लिए मार्ग अपना प्रशस्त कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस की कमी, हालांकि पिछले कुछ महीनों से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने सरकार को केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो घेरने का प्रयास किया है, बखूबी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। हालांकि विपक्ष में बाकी और पार्टियों की बात करें तो बिल्कुल लगभग सारे शून्य ही है, किसी की तरफ से कुछ पुरजोर कोशिश नहीं की। अकेला इकलौता कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन बावजूद इसके आपको आगे भी बने रहना होगा। बिल्कुल पंकज त्यागी जी, जैसे संजीव कौशिक ने भी कहा कि जो विपक्ष है वो शून्य नजर आ रहा है कहीं कहीं, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, लेकिन आपसे सर सुनिए, आपसे मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में 2022 की भी जंग आपको लड़नी है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा हो, इस पे आप घिरे हुए हैं, कैसे काम करेंगे इस पे? नहीं, देखिए हम अपनी एक ही जोत जलाए बैठे हैं, वो है विकास की, उसी पे रहेंगे। बात रही इनसे चुनाव की लड़ाई की, तो हम बीजेपी कभी लड़ाई नहीं करती। लड़ाई करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है जनता की सेवा करना। उसका फल जनता हमें क्या देगी क्या नहीं देगी ये हम बाद में देखेंगे चुनाव में, और इन्हें भी दिखाएंगे। और देखिए जैसे इन्होंने पवन जी ने कहा कि हमारे पड़े ये उपचुनाव, इनकी नजर में ये इन्होंने क्यों खड़ा करा अपना कैंडिडेट? इन्होंने केवल इसलिए करा क्योंकि ये वोट कटवा राजनीति करते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आप भी घिरे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं ये लोग कांग्रेस त्यागी जी, क्योंकि इन्हें पता है हम तो आगे भी कुछ वोट तो कटे। पंकज त्यागी जी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आप भी घिरे हैं, हाथरस को लेके जनता के अंदर गुस्सा भी है। नहीं देखिए, कुछ नालायक लोग हैं कुछ लोग, हम भी मानते हैं इस बात को, कुछ बहनों के साथ गलत हुआ है, हम भी मानते हैं इस बात को। और मैं आपके कुछ संपर्क कट गया है। पवन शर्मा जी, हम समाज के साथ हैं, हर बहन के साथ। देखिए ऐसे लोग को तो हम ढूंढ ही रहे। आपने योगी जी का सुन लिया कि राम राम सत्य होगा, साफ बात है। या तो मैं इसी पे आना चाह रहा था सर, आप आ गए, अच्छी बात है। मतलब हमेशा ऐसा देखा जाता है कि उपचुनाव से पहले कभी आप राम राम मंदिर करते हैं, अब लव जिहाद कर रहे हैं, तो इन्हीं मुद्दों के सहारे आगे बढ़ेंगे। 2022 की जंग लव जिहाद के संग। सौरभ भाई देखिए जी, लव जिहाद का जो उठा वो हमने नहीं उठाया, वो कांग्रेस उठाती है। दूसरी बात, हमने कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं शुरू करा कि उपचुनाव में तो हम ये चीज शुरू करें, ये तो हमने पहले कर दिया, इससे तो कोई लेन देन नहीं है। जवाब ले लेते हैं पवन शर्मा जी से, पवन शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जी, लव जिहाद पे सरकार तो कानून लाने वाली है, क्या कहेंगे, सरकार का साथ देंगे? देखिए पंकज जी भी कह रहे हैं कि हम बहनों के साथ में खड़े हुए हैं। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि आप बहनों के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन आपके एमएलए और एमपी किसके साथ में खड़े हुए हैं? अरे सर, आप इधर उधर कहाँ चले जाते हैं सर, सीधा सा जवाब दीजिए ना। लव जिहाद पे कानून बनेगा, योगी सरकार बनाएगी, आप समर्थन करेंगे? पवन जी, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बनाइए कानून, हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ जवाब लेने रहेगी। पंकज जी, जवाब लेने दीजिए। जनता ने आपको सत्तासीन किया है,
इसीलिए किया कि आप जनता के दुख दर्द में शामिल हो, जनता के लिए भलाई अरे के सर काम कितनी करें। इधर उधर बातें घुमाएंगे, सीधा सा सवाल है सर पवन शर्मा जी, सीधा सा सवाल है मेरा, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, अगर सरकार लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जिस तरह से उसने ऐलान किया है वो बनाएगी, साथ देंगे सरकार का? कहेंगे आप लव जिहाद का कानून बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कहेंगे सर? आप साथ दीजिए, आपका स्वागत है। सौरभ जी, कानून बनाना सरकार का काम है और जी। कानून में सबको साथ में लेके अगर जो कानून बनाया जाता है, जो विपक्ष होता है उसके साथ सर आपके नेता तो और आपका आला कमान तो लव जिहाद का नाम लेने से भी डरता है, लव जिहाद का नाम ही नहीं लेते हैं सर आप तो। सरकार जितने भी विधायक है पवन शर्मा जी, आप खूब इधर उधर घुमा लीजिए, लेकिन मैं आपसे सवाल वही करूंगा, लव जिहाद का नाम आपके कई नेता नहीं लेते हैं, कहते हैं लव जिहाद तो कुछ है ही नहीं, फिर अगर उस पर सरकार कानून बनाने जा रही है तो क्या होगा आपका सौरभ स्टैंड? भाई, इनसे जवाब नहीं दिया जा रहा, सौरभ भाई से जवाब नहीं दिया जा रहा। जो भी मैं इनसे पूछता हूँ, कितनी बार राहुल गांधी सुशांत सिंह जी के घर गए? कितनी बार गई है? इनसे जवाब नहीं बन रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, सुशांत सिंह के घर कितनी बार गई है राहुल गांधी गए? क्या उनके पैसे नहीं था फ्लाइट का? सोनिया प्रियंका गांधी गई, सोनिया गांधी गई? आपके सामने जवाब है मेरा। पवन भाई, पवन जी क्या जवाब है आपका, बताइए। कह तो रहा हूं, जो भी कानून बनाया जाएगा जो जनता के हित में होगा, विधायकों तो लव जिहाद पे आपका क्या कहना है सर? कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे, हर कोई विधायक सरकार के साथ में खड़ा होगा। नहीं पवन शर्मा जी, पवन शर्मा जी आप बातों को इधर उधर बहुत घुमा रहे हैं। मेरे संत बने, पवन जी शर्मा सुनिए, जी, मैं एक हिंदू हूँ और मेरे वहां पे संत बने पालघर में। कितनी बार गई प्रियंका गांधी वहां? कितनी बार गए राहुल गांधी वहां? मतलब बीजेपी का ये हिंदू मुस्लिम बहुत जरूरी हो जाता है। पंकज त्यागी जी, बड़ी मजबूरियां हैं आपकी भी। अभी पुजारी को कितनी बार गए? संजीव कौशिक जी, उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने जिस तरीके से लव जिहाद पे कानून बनाने का ऐलान किया, कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए उपचुनाव में भी और 2022 में भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे को उठाती है जिसमें उसको ध्रुवीकरण के अनुसार फायदा दिखाई देता हो। यहाँ भी लव जिहाद का मसला कुछ ऐसा ही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में जो आखिरी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसमें पूरे हिंदुस्तान की बात कर ले तो हिंदुस्तान में 4,05,861 महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं हुई है, जिसमें से यूपी शीर्ष स्तर पे रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, यूपी शीर्ष स्तर में रहा है और जितनी महिलाओं, तकरीबन 59,000 के आसपास में महिलाओं के साथ उत्पीड़न यूपी में हुआ है और इसमें टोटल महिलाओं में तकरीबन 57% वो महिलाएं हैं जिनको शादी का झांसा लेकर के इनके साथ उत्पीड़न किया गया और 37% वो महिलाएं हैं जो अपने घर के पुरुषों के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा प्रताड़ित हुई है और मात्र 6% ऐसी महिलाएं हैं जो अननोन, अनजान व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित हुई हैं। मैं समझता हूं कि ये 37 और 57% की बात छोड़ के यदि हम केवल 6% पे अटके रहे, ये बेईमानी है और केवल राजनीति से प्रेरित है। यदि आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से जो हम टोटल 94% की बात कर रहे हैं महिलाओं की बात करनी होगी जो पीड़ित है। लेकिन अब चूंकि हिंदू मुसलमान करने में सही में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संजीव जी, सबसे बड़ा सवाल आखिर यही होता है ना, अगर आप समाजवादी पार्टी लीजिए, चाहे आप बसपा लीजिए, चाहे आप कांग्रेस लीजिए, इनके जो नेता है वो लव जिहाद शब्द नाम लेने तक से कतराते हैं। हमारे संग भी जो साथ जुड़े हुए हैं, साफ तौर पे वो भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि सरकार अगर इस तरह का बिल लाएगी समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि आराम से आपके पास आ रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब कभी भी इसमें हिंदू मुसलमान की बात होगी, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होना है। कांग्रेस खुद समझती है कि इस तरह के मुद्दों में कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए बिल्कुल आप सभी हमारे संग खास मेहमान बने रहिए। साफ तौर पे उपचुनाव की बात की जा रही है, 7 सीटों पे यहाँ पे वोटिंग जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया पे लगातार ये महाडिबेट हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। अगर 3 बजे तक के आंकड़े की बात की जाए तो 41.0 कुछ % है जिसमें अभी तक मतदान हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन शर्मा और बीजेपी से पंकज त्यागी लगातार बने हुए हैं। पंकज त्यागी जी, देखिए कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे आप खुल के बोलते हैं और फायदा उठा ले जाते हैं, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, क्योंकि सत्यता है।
आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी, आवाज हट गई है, मुझे आवाज नहीं आ रही। पंकज जी, सौरभ भाई, आपको जी, आवाज जी। आ रही है हमारी? अब आई है आवाज। तो साफ तौर पे देखिए पंकज त्यागी, आपसे मेरा सवाल है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आप खुल के बोलते हो, फायदा उठाते हैं, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो। ये जो आपका खुल के बोलना है, यही आपको चुनाव में फायदा दिला देता है लगता? देखिए, खुल के वो बोलता है जिसके पास सत्यता होती है। जिसके पास झूठ है वो क्या सत्य बोलेगा, वो किस मुंह से बोलेगा? ये तो कितनी बार कांग्रेस को देखा जा चुका है। ये तो आपके चैनलों द्वारा ही, मीडिया द्वारा ही खुद साबित हुआ है। देखिए, हर जगह क्या नाम है, हाथरस कांड हुआ, उसमें कांग्रेसियों के पटेंस खुले, इनके कौन अध्यक्ष थे वो पकड़े गए। और दूसरा, देखिए, हमने हमेशा जो बात करी है वो करके दिखाई है। राम मंदिर का वादा था हिंदुओं से, राम मंदिर बना। किसी की मजाल नहीं जो उसे उखाड़ दे। अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे उखाड़ देंगे, अरे आ जाओ ना, उसके देखो यूपी में। पवन शर्मा जी, यूपी बिहार, पवन शर्मा जी, यूपी बिहार वाले एक देखिए, लव जिहाद पे भी आप खामोश हो जाते हैं, सब राम मंदिर का मुद्दा तब भी आप कई बार खामोशी रहते थे। साफ तौर पे आप सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा वो स्वीकार होगा ये कह के आप बच जाते थे। कई मुद्दों पे आपकी खामोशी। सर, 3 तलाक की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मुस्लिम वोट को लेके कहा जाता है वो बीजेपी के पास नहीं जाता, लेकिन इससे पहले चाहे वो 2017 हो चाहे वो 2019 हो, उसमें देखा गया जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं। कई मुद्दों पे आपकी खामोशी बीजेपी को फायदा दिला देती है। सर आप सुनिए तो सही। जी, मेरे भाजपा के साथी ने अभी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा हो या लव जिहाद का मुद्दा, और आपने सर बीजेपी ने क्या कहा, जरा वो छोड़ के आप मेरे सवाल पे आ जाइए ना सर, उसका भी जवाब आप दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। राम मंदिर का मुद्दा ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा कानून के तहत लागू हुआ है, और जिसको कांग्रेस ने भी शुरू से माना है, पहले भी कहती आई कि जो भी राम मंदिर के हिसाब से जो भी कानून कहेगा हम उसको मान्य करेंगे। आप लोग तो कह रहे थे ना कि 2019 के बाद आना चाहिए, कब आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डिले कर दे। राम मंदिर कानून जो है वो सरकार, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हुआ है, न कि भाजपा द्वारा। इसमें भाजपा अगर नहीं मानती क्या करते? तो ये तो आप छोड़ दीजिए कि राम मंदिर का जो है वो सरकार, मेरा सवाल आप समझे नहीं लगता सर। सर मुझे लगता है या तो आप सवाल समझे नहीं या फिर आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे साफ तौर पे पूछ रहा हूं कि कई मुद्दों पे आपकी खामोशी, चाहे वो 3 तलाक बिल हो, चाहे वो लव जिहाद हो, आप खामोश रह जाते हैं और बीजेपी खुल के बोल के उस पर फायदा ले जाती है। पिछले चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट किया। आप बताइए अभी, आप विकास के नाम पे आपने क्वेश्चन पूछा इनसे, आप सिर्फ ध्रुवीकरण करने की बात करते हैं, आप सिर्फ धर्म के आधार पर बात करते हैं, आप इनसे विकास के नाम पे पूछ रहे हैं इनसे। ये काम मीडिया का है। आप विकास के नाम पे उनसे भी सवाल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं सर। पवन शर्मा जी, पवन शर्मा जी, उनसे भी हम सवाल करें, लेकिन जिस सवाल जो आपसे जो किया जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। आप उन्हें विकास पे घेर रहे हैं, आप उन्हें रोजगार पे घेर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके नेता यहाँ से नजारा दिखाई देते हैं उपचुनाव के मैदान से, तो सवाल तो आपसे भी उठेगा, आपसे भी पूछा जाएगा। करना हमारा काम है, विकास इलेक्शन लड़ना। हम विकास के ऊपर बात करेंगे। अगर कोई बात करनी है तो महिला के अत्याचार के ऊपर बात करिए, अगर बात करनी है रोजगार के ऊपर बात करिए। महिला अत्याचार की बात आप कर रहे हैं सर, सुनिए सर, सुनिए पवन शर्मा जी, सुनिए। मेरठ में, अरे सर सुन लीजिए जरा, सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा सर, ठीक है। मेरठ में एक माँ की मौत हो जाती है लव जिहाद की वजह से। जो शख्स है वो अपना नाम बताता है कुछ और धर्म होता है उसका कुछ और। तो अगर इस पे का अपराध बढ़ रहा है तो फिर अगर सरकार उस पर बिल ला रही है तो आप क्यों नहीं कह देते हैं कि हाँ अच्छी बात है, हम आपके साथ खड़े हैं, या उसको लेके आप कम से कम स्टैंड तो अपना क्लियर कीजिए ना सर। विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे 1000 बार घेरिए सर। सरकार की विफलता है ये, योगी सरकार भाजपा की विफलता है ये। दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार का काम है अपने कानून व्यवस्था को सुधारना। पवन जी, आपको बोलने का मौका नहीं देती कांग्रेस पार्टी, आप हमारी बीजेपी पार्टी में आ जाएं, यहाँ खूब बोलने का मौका मिलता है। पवन शर्मा जी, ऐसा भी है क्या कुछ? पवन शर्मा जी, बीजेपी के आरोप तो साफ तौर पर ये लग रहे हैं कि शायद आपको लिखी हुई स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वही आपको पढ़नी पड़ती है, ऐसा है क्या? हाँ, वो बोलने नहीं देते भाई जी। आपको दिखी हमारी पार्टी में हमारे खूब छूट है बोलने की। आपको दी जाती है सौरभ जी कि आपको ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है सर,
ये आरोप मेरे नहीं है, पवन भाई देखिए, ये आप मुझ पे मत डालिए सर। प्रेस को ये बीजेपी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। आपको तो छूट है। क्या आपको पूछ रहे वो बीजेपी द्वारा दिए जाते हैं? सर बीजेपी के आरोप है देखो- तो जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं आपका बीजेपी अच्छा, में ये स्वागत कर रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन उनका पंकज जी का मेरी पार्टी में भी स्वागत है। लेकिन पंकज त्यागी जी देखिए कई मुद्दों पे आप भी गिरे हैं, रोजगार के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे आप भी गिरे हैं सर। देखिए आप कई मुद्दों पे लफ्ज जिहाद को लेके आप कानून बना दीजिए, राम मंदिर को लेके आप बना दीजिए, लेकिन अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वो हाँ, वोट बिल्कुल। आपको क्यों देगा सर? आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन सौरभ भाई जिस तरीके का अभी आपने देखा कि पीछे समय गया है देश से, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस चीज से बहुत ज्यादा डूबा है, बहुत ज्यादा कष्ट में आया है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक एक भाई को रोजगार मिले, एक एक बहन को रोजगार मिले, कोई भाई बहन भूखा ना सोए, कोई माँ भूखी ना सोए, किसी का बच्चा भूखा ना सोए। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और इसको हम आपको पूरा करके दिखाएंगे। हम पवन भाई की पार्टी की तरह नहीं है कि भाग गए हाथरस से ना, हम जहां हैं ऐसे ही रहेंगे। और सर ये मेरा हाथरस वादा अगर है कांड आपसे कि हुआ हम इसको करके तो आप ही दिखाएंगे। की सरकार थी ना सर। अगर हाथरस पे आप गिरे तो उसमें आपकी भी तो बहुत कमियां है ना। रात के 2 बजे अगर पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो ये तो आपको भी सोचना पड़ेगा। देखिए वो केवल इसलिए करा गया जिससे कि बवाल सर न इस हो, बात को क्योंकि जस्टिफाई कुछ नहीं किया जा असामाजिक- सकता। नहीं नहीं पंकज त्यागी जी, कुछ जहां असामाजिक- यहाँ पे आप गलत है पंकज जी। असामाजिक देखिए यहाँ पे सर आप गलत है, इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर लेकिन जी- मेरा आपसे एक और चंद्रशेखर सवाल सर जी ये भी है, पार्टी सर लोग सुनिए उस बात को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और आप जस्टिफाई कीजिए भी मत, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, आपको भी कहना पड़ेगा गलत हुआ था तो गलत हुआ था। आपसे मेरा सवाल ये भी है कि आज उपचुनाव के लिए 7 सीटों पे मतदान चला, कई सीटें हमने ऐसी देखी जहां पे मतदाताओं ने वोट नहीं डाला सर, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जिन प्रत्याशियों को टिकट देते हैं क्या वो प्रत्याशी जनता के बीच भी नहीं जाता? क्या उनको वो भरोसा में भी नहीं ले पाता है कि अगर विकास नहीं हुआ है तो वो विकास कराएगा? अगर जनता को आज के दिन ये कहना पड़ रहा है कि हम वोट नहीं देंगे तो सोचना पड़ेगा आपको, आपकी सरकार है इसलिए भी आपको सोचना पड़ेगा, और 7 सीटों पे आपके प्रत्याशी हैं इसलिए भी आपको सोचना पड़ेगा। देखिए सौरभ भाई, ये मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बेशक पता करा लीजिए किसी भी तरीके से, आप लोग हमसे ज्यादा समाज में रहते हैं, जिन लोगों ने बहिष्कार किया है 100% मैं मान सकता हूं कि वो कांग्रेस के होंगे। जो जनता जनता है सर, मुद्दा अगर विकास नहीं हुआ है आज ही तो जनता का दिन है ना सर। वही जनता है जो आपको सत्ता में बैठाती है, वही जनता है जो आपको सत्ता से नीचे उतार देती है। तो हर जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें बीजेपी, उन्हें कांग्रेस का कह देना, उन्हें सपा का कह देना, उन्हें बसपा का कह देना, उन्हें विरोधी कह देना, सर ये भी ठीक नहीं है। हाँ सौरभ भाई, मैं इसलिए गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि देखिए हमारे योगी जी ने जितना विकास किया है और विकास करते हम रहेंगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जो दिया है आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, किसी भी जगह। हम इतना सहने के बाद भी, जो अभी लॉकडाउन हुआ है और जो ये कोरोना है, इसके बाद भी योगी जी ने जितनी रोजगार के लिए उठाए कदम, मेरे अंदाजे से अगर मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो केंद्र में बुरा हाल हो गया होता, उत्तर प्रदेश में बुरा हाल हो गया था। इतने बुरे समय में भी उन लोगों ने देश को और प्रदेश को बनाए रखा। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है, और मैं अपने आपके एक मिनट चैनल के माध्यम से सबसे कहूंगा कि पवन सब शर्मा एक जी, बनते रहें। पवन शर्मा जी आपसे मेरा सवाल है, बिल्कुल ये जो आप पे आरोप लगा रहे हैं आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल सर ये है कि अगर आज के दिन कई लोग ये कहते हैं कि वो मतदान नहीं करेंगे, विकास नहीं हुआ है, तो विपक्ष के तौर पे आपकी भी सर ये नाकामी है कि आप लोग कई बार हाथरस करते रह जाते हैं, बड़े मुद्दों पे आप सरकार को घेरते रह जाते हैं, लेकिन छोटे स्तर पे जो विधानसभा पे जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उस पे भी आप ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि बस जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे हाथरस का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो बड़े मुद्दे हैं उसको हम गिनाएंगे और जनता का दिल जीत ले जाएंगे। तो विपक्ष के तौर पे आप भी पीछे रह जाते हैं कई बार। किसानों की आमदनी के बारे में बात करना लोकल मुद्दा नहीं है, उनका बकाया भुगतान। सर अगर आपका प्रत्याशी वहां पे गया था, अगर आपके प्रत्याशी वहां पे गए थे तो उन्होंने विश्वास दिलाया था वहां की जनता को कि आप वोट दीजिएगा। जी हमारा पूरा प्रयास रहा है और रहेगा कि हम जनता के मुद्दों के द्वारा उनसे बात करें, सरकार को चेताएं कि उनको कहां विफल है और वो मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जाते हैं।
और उसी के आधार पे वोट मांगते हैं। लेकिन भाजपा सिर्फ विश्वास तो नहीं दिला पाते हैं ना सर, विश्वास नहीं दिला पाते। अगर विपक्ष भी उन्हें विश्वास दिला पाता कि जो नेता है वो उनके साथ है, तो आज उन्हें विरोध की तख्ती लेके खड़ा नहीं होना पड़ता। पवन जी जी, अगर विश्वास दिला पाते तो आज उन लोगों को विरोध की तख्ती लेके खड़ा नहीं होना पड़ता। देखिए वो तख्ती सरकार के खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ नहीं है। नहीं, तो सरकार की बिल्कुल विपक्ष के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल विपक्ष के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप विश्वास तो नहीं दिला पाए ना सर उन्हें। आप इस बात का विश्वास नहीं दिला पाए कि आप वोट कीजिए। हम लोग विश्वास, अगर आप हाथरस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी 35 सांसदों की फौज लेके चल देते हैं, तो जो लोग हैं, अगर गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे, तो आपके स्थानीय नेता तो कम से कम जा ही सकते हैं ना सर, अधिकारियों के चक्कर तो लगा ही सकते हैं ना, सरकार से सवाल कर ही सकते हैं कि अगर इस जगह पे ये विकास नहीं हो रहा है तो आप क्या करें। सौरभ जी, इन्हें सर जवाब देने दीजिए सर, कई बार आप बचा ले जाते हैं उन्हें। जवाब दीजिए पवन शर्मा जी, जवाब दीजिए इस बात का। जनता में आप भी विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे हैं। नहीं, हम लोग जनता में विश्वास पैदा कर पा रहे हैं, लेकिन मेन दिक्कत ये कि सरकार के खिलाफ जनता का विश्वास इतना बढ़ गया है कि उनको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। उनको ये पता है कि कैसे न कैसे भाजपा सरकार जो है यहाँ से विदाई होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, और तब कहीं जाके इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा। सिर्फ विकास के नाम की टेप लगाने से नहीं होता, विकास का गिनाया जाता है। मुझे बताइए, आप विकास के नाम पे कुछ एक काम तो गिना दीजिए कि आपकी सरकार ने ये किया है। पवन भाई, चलिए बीजेपी को बहुत अच्छा चांस दे दिया, विकास कार्य गिनाई दीजिए सर। अब आप जिन दियों में तेल होंगे वो दिए पंकज त्यागी जी, विकास कार्य गिनाई दीजिए अब। सौरभ भाई, मैं पवन जी को कहना चाहता हूं, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिन दियों में तेल होंगे वो दिए रह जाएंगे। सर विकास कार्य नहीं गिनाया आपने, ये भी हमले कर रहे हैं सर। आप देखिए मेरी बात सुनिए जी, हमसे पहले यहाँ पर मायावती जी रही, समाजवादी पार्टी रही। अरे सर पहले कौन रह गया कौन नहीं रह गया, जनता ने 2017 में आपको जिताया ना सर। अब कांग्रेस अगर पूछ रही है क्या क्या विकास करिए तो गिनाई दीजिए ना। हमने गिना, उन्होंने प्रदेश को इतना बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया। आज उसको पटरी पे लाने के लिए कितना समय लग रहा है, कितने घोटाले हुए पहले, हम आज उसी जगह ला रहे हैं। आप देखिए कितने हाईवे बन चुके, कितने हाईवे। आज आप किसी भी हाईवे पे चले जाइए, आपको थोड़ी देर लगती है। इनकी सरकारों में कब बने हाईवे, आप मुझे बताओ। मैं पहले भी एक चीज कह सकता हूं कि मैं शीला दीक्षित जी की इज्जत करता हूं जिन्होंने दिल्ली बनाई, बाकी किसी की नहीं। शीला दीक्षित का इतनी तारीफ करने के पीछे रीजन क्या है? मतलब ब्राह्मण वोटों को खुश करना है क्या शीला दीक्षित का नाम ले लेके? नहीं, क्योंकि उन्होंने कार्य किया। देखिए आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमसे बहुत अच्छी जगह है वो, भगवान उन्हें जन्नत दे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि उन्होंने कार्य करा तो मैं भी उनकी तारीफ कर रहा हूं। योगी जी आज कार्य कर रहे हैं तो जनता तारीफ कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं तो जनता तारीफ कर रही है। पवन शर्मा जी जवाब दीजिए, कांग्रेस शीला दीक्षित का काम, शीला दीक्षित का विकास बहुत नजर आ रहा है पंकज त्यागी जी को। जी बिल्कुल, सौरभ जी काम बोलता है और काम शीला दीक्षित का कांग्रेस सरकार का दिल्ली में बोलता है और हर जगह बोलता है। मैं तो ये कह रहा हूँ शीला दीक्षित का बोलता है, कांग्रेस का नहीं। कोई विकास गिना तो दीजिए। दीक्षित पे बहुत फोकस है सर आपका, दीक्षित पे बहुत फोकस है। आपकी पार्टी ने तो शीला दीक्षित जी की बात तक बाद में इज्जत तक नहीं करी। क्या बात कर पंकज जी, किसी को देखिए पंकज जी, पवन भाई मैं आपको फिर कहूंगा हमारी पार्टी में आ जाओ यार। कांग्रेस की नगीना। अरे पंकज जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो अगर कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं तो वो रख रहे हैं सर। आप लाइव डिबेट में किसी को नहीं सकते कि आप उनकी पार्टी में आ जाइए। बोलिए पवन शर्मा जी, बोलिए। मौका नहीं दिया जाता सौरभ भाई। अरे सर ये आरोप लगाना बंद करिए सर, ये आरोप हर कोई लगा देता है, किसी पे भी लगा देता है। पंकज जी डिबेट को डिबेट की तरह लड़िए या उसकी तरह बोलिए। देखिए ऐसा है पवन शर्मा जी, आप भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। ये अलग आप सोशल मीडिया पे इस बात का बस जरूर बन जाता है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज है, लेकिन कांग्रेस से खुश हैं ये भी नहीं पता चल पाता है साफ तौर पे। देखिए कोई, इसीलिए देवरिया में आप ब्राह्मण कार्ड तो खेल देते हैं। बोलिए पवन शर्मा जी। सौरभ भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी पार्टी से एक भी कास्ट नाराज नहीं है। बात करती है कांग्रेस, सिर्फ जनता के हितों की बात करती है और विकास के ऊपर इलेक्शन लड़ती है, जनता के मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ती है।
जाति धर्म के ऊपर नहीं, जाति धर्म का अगर बात करनी हो तो भाजपा वालों से करिए, क्योंकि ये धर्म के आधार अच्छा पे पवन भाई, बातें करनी है। आप मेरी एक चीज का जवाब दे दें प्लीज, उसी को आप ध्रुवीकरण मेरी करते एक हैं। चीज का जवाब दे दें प्लीज पवन भाई। सौरभ भाई, मैं एक चीज का जवाब जानना चाहता हूँ। पूछिए, सिर्फ पूछा था विकास के नाम पूछिए पे। पंकज जी, की पूछिए। सरकार- अरे पवन जी, कांग्रेस के समर्थन में जो आपने वहां धृतराष्ट्र की तरह उद्धव ठाकरे बैठे हैं, किसके समर्थन से बैठे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता सुशांत सिंह जी के घर गया, उनके पिता को वो मतलब साथ में बीजेपी से पंकज है? त्यागी जी भाई। उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे आप बिहार भी साध रहे हैं लगता। तो भी सुशांत के नाम पे लड़ना है। उत्तर प्रदेश में बैठे इनकी बैठे पार्टी- सुशांत के घर कौन गया कौन नहीं गया, आप बिहार भी साध रहे हैं सर। नहीं, ये मैं इनकी पार्टी का रोल दिखा रहा हूँ आपको, इनके नहीं पा रहे बैकग्राउंड हैं। दिखा रहा हूँ आपको। और अब ये कई केसेस ऐसे भी है जहां आप नहीं जाते ना सर, कई मुद्दे ऐसे जहां आप नहीं जाते। विभाग दिखाए मैं- और आज बिल्कुल, अब मैं कोरोना पे आना चाहूंगा सर, बिल्कुल अब मैं कोरोना पे आना चाहूंगा। पंकज त्यागी जी जो उपचुनाव की बात वो कर रहे हैं, उपचुनाव में जीतने की जो हुंकार भर रहे हैं, दम भर रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोरोना काल में सबसे अच्छा काम योगी जी ने किया, इसलिए जो वोट है वो उनको जाने चाहिए। लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है, टेस्टिंग पे भी सवाल उठा रही है। भले सीएम योगी इस बात को लेकर ट्वीट करके कहें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है सर। देखिए सौरभ भाई, आप जानते होंगे कि यूपी कितना बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का। इन लोगों से एक इतना सा, ये महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, वो नहीं संभली, हमारे प्रदेश को देखना है। आप वहां के उठा लीजिए, आप हमारे पंजाब को देख लीजिए, आप हमारे यूपी को देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ काबू हुआ है कोरोना। केवल किस लिए? क्योंकि हम एक तो यूपी के लोग एक है आपस में, हमारे जो नेतृत्व है आदरणीय योगी महाराज आदित्य योगी नाथ जी, उनकी वजह से हम सब एक बने हुए। हमारी पार्टी से कोई भी क्या नाम है, कोई समुदाय हमारी पार्टी से नाराज नहीं है, बिल्कुल भी। उन्हें नाराज किया जाता है, भड़काया जाता है। पवन शर्मा जी जवाब दीजिए, के नाम पे कर रही है, जवाब ले लेते हैं। जैसे आज ये लव पंकज जी जवाब ले लेते हैं। हैं। पवन शर्मा जी, आप बस सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र आप भी बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ता गया, आपने कह दिया कि भैया हम तो ड्राइविंग सीट पर ही नहीं बैठे वहां पे। कोरोना को अगर संयोजित तरीके से लड़ा गया है या उसको दूर भगाया गया है तो राजस्थान की सरकार ने भगाया है। अब महाराष्ट्र की भी बात कर लीजिए ना पवन शर्मा जी, महाराष्ट्र की भी बात कर लीजिए। फिर अगर सवाल उठाते हैं सरकार पे, टेस्टिंग पे सवाल उठाते हैं, तो आपको भी तो देखना पड़ेगा ना जहां आपकी सरकार है वहां क्या हाल है। सौरभ भाई, आपके चैनल में सच्चाई बोलने का हक है, एक सवाल कर सकता हूं? लेकिन पहले जवाब ले लेता हूं, बिल्कुल आपको मैं उनसे सवाल करने का मौका दूंगा। पवन जी पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कोरोना पे आप लोग बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां जहां आपकी सरकारें रही, मैं महाराष्ट्र की भी बात करूंगा, वहां की स्थिति छुपी नहीं है आपसे सर। देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है सरकार जो केंद्र सरकार की। अगर शुरू में ही जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था कि आप उस पे फोकस करिए, कोरोना के ऊपर फोकस करिए, आपने फोकस किया सिर्फ मध्य प्रदेश के और कर्नाटका के जो विधायकों को तोड़ने के ऊपर। अगर आपने वहीं पे फोकस कर लिया होता तो आज अरे सर, कोरोना पे सरकार को घेरने का मौका आपको मिल रहा है तो क्यों गवा रहे हैं सर? घेरिए, बताइए सरकार की नाकामियां। अब आप फिर महाराष्ट्र चले जाते हैं, फिर आप मध्य प्रदेश चले जाते हैं। कोरोना के खिलाफ अगर लड़ा गया है तो वो कांग्रेस की सरकारों द्वारा लड़ा गया है। अगर राजस्थान की बात कर लीजिए या छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, हर जगह जो है वहां पे जो कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने सुनियोजित तरीके से इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जरा महाराष्ट्र पे भी कुछ बोल दीजिए सर। महाराष्ट्र में से इतनी पोजीशन पहले ही खराब हो चुकी थी और उसको भी वहां की जो मिलीजुली सरकार है उसने उसको संयोग, आज देख लीजिए ना, सबसे ज्यादा अगर काबू में किया गया है। आप उस पोजीशन को देखिए, धारावाही को देखिए, उस धारावाही जैसी पोजीशन को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। वो उस महाराष्ट्र सरकार की काबिलियत है कि उन्होंने उसको कब्जे में किया। पंकज त्यागी जी बोलिए। पवन भाई, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सॉरी, क्या नाम है? सौरभ भाई। पूछिए। पवन जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में ये धृतराष्ट्र रूपी जो उद्धव ठाकरे बैठे हैं अपने बेटे को बचाने के खातिर, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या
ये कांग्रेस के लोग उन्हें उनकी आंखें नहीं खोलते, उनसे पट्टी नहीं उतारते धृतराष्ट्र की आंख से कि भगवान को कैद कर रखा है तुमने, है? ये तो तब भी कैद नहीं हुए थे जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण को कैद करना चाहा था। आज तो ये उद्धव ठाकरे नाम का एक छोटा सा शख्स भगवान को कैद कर देगा, इसकी इतनी औकात है? क्यों नहीं बोलती कांग्रेस उसको? सारे मेरे साधु सन्यासी तंग है। उद्धव ठाकरे के बाप की है क्या बंबई? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के बाप का है क्या? क्यों नहीं बोलता कांग्रेस? क्यों नहीं बोलती उन्हें कि मंदिर खोलो? पूछना क्या चाहते हैं? सीबीआई को सौंपो। क्यों पवन भाई जवाब दीजिए? कांग्रेस क्यों नहीं बोलती कि सुशांत सिंह का केस सीबीआई को सौंपो? क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? हाथरस चले जाते हैं क्योंकि वहां रचा हुआ था पहले से, वहां रचा हुआ था पहले से, साजिश थी, तो वहां पहुंच गए दोनों बहन भाई। वहां क्यों नहीं जाते? कुछ भी जाइए, महाराज जाइए, उनकी आंखें खुलवाइए उस धृतराष्ट्र की। पंकज त्यागी जी, जिस उद्धव ठाकरे की आप बात कर रहे हैं, आप ही के सहयोगी हैं वो, बहुत साल तक आप ही के सहयोगी रहे हैं सर। नहीं, सहयोगी थे, लेकिन आज बदल चुके। आज जब वो मेरे साधु सन्यासियों को तंग करेंगे, लेकिन आप लोग भी सर घूम फिर के मंदिर ही मंदिर आ जाते हैं सर, घूम फिर के हिंदू ही करने लगते हैं। आप भी विकास की 10 दावे आप करते हैं, विकास की 100 बातें आप करते हैं, आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का तो मंत्री है विकास, फिर सर ये कहाँ घूम फिर के मंदिर आ जाते हैं सर? सौरभ भाई, विकास के मंत्र पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है क्या? देखिए, दुख जब होता है जब हमारे भगवानों को ही कैद किया जाता है। मेरे हिंदू भाई सब देख रहे होंगे, हमारे भगवान कैद कर रहे हो तुम महाराष्ट्र में, तो सारी दुनिया में खुल गए हैं मंदिर मस्जिद सब खुले हुए। अरे तुम भी खोलो भाई। और मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद भी खोलिए, सब कुछ खोलिए। पवन शर्मा जी, उस धृतराष्ट्र के आंख से पट्टी क्यों नहीं उतारती कांग्रेस? क्यों नहीं जवाब है आपके पास? पंकज जी सुनिए, धृतराष्ट्र के साथ वो गद्दारी बन गई है कांग्रेस? अरे सर जवाब भी सुन लीजिए ना सर, पंकज त्यागी जी। सौरभ भाई एक मिनट, ये गद्दारी बन गए धृतराष्ट्र के साथ? सर आप बोल के ना उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं, वो बच जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा उन्हें मौका दे दीजिए। पवन शर्मा जी जवाब दे दीजिए आरोपों का। सवाल आप भी कहेंगे महाराष्ट्र में मंदिर खोलना चाहिए? इन्हीं की बातों का जवाब देने के लिए बैठा हूं, लेकिन ये कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ये उद्धव ठाकरे जी को गाली निकालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कई बार वो तो आप ही का सपोर्ट कर जाते हैं सर ज्यादा बोल के। अब पंकज जी आप जरा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। पवन शर्मा जी बोलिए, आप बोलिए। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलता। अगर कोई सरकार वहां पे बैठी है, वो अपने किसी महामारी को अगर कोई उसको रोका जा रहा है, किसी माध्यम से रोका जा रहा है, तो ये सरकार की प्राथमिकता है कि वहां के लोगों में ये महामारी ना फैले। आप मुझे बताइए, अगर कोई किसी चीज को लेके, आप अभी पहले तो आप खुद ही कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो है महामारी महाराष्ट्र में फैली। अगर महाराष्ट्र सरकार उसको नियंत्रण में करने के कुछ तरीके अपना रही है, किसी चीज को मैं अभी कोई ढील देना नहीं चाहती है, तो इसमें कैद कहाँ हो गया? ये कैद तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप लोगों ने कर दिया। सबसे पहले पंकज त्यागी जी आपसे सवाल कुछ और है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल करते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना काबू नहीं हो रहा, अगर सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो आप अपना हिंदू कार्ड खेल देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं फिर बाकी चीज क्यों खोल रहे हैं? सारा पूरा ब्लॉक कर दीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए पूरे महाराष्ट्र में, मैं तैयार हूं। पवन जी देखिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज का लॉकडाउन एक समाधान नहीं है कि रात को 8 बजे आया और कल से लॉकडाउन। सौरभ जी आप बताइए। अरे सर आप लोग पवन शर्मा जी आप लोग कई बार ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि लॉकडाउन पे आपकी जो लाइन है वो है क्या। कई बार आप लोग सवाल उठाते हैं और उसके बाद अगर आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे तो मोदी सरकार ऐलान करने से पहले ही जो आपकी पंजाब सरकार है वो ऐलान कर देती थी लॉकडाउन का, तो लॉकडाउन का विरोध भी करते हैं। और लॉकडाउन के ऐलान से पहले ही जो आपके चिदम्बरम साहब हैं वो सरकार से अपील कर देते हैं कि भैया लॉकडाउन कर दो, और उसके बाद पीएमओ को सफाई देनी पड़ती है कि इतनी जल्दी कोई लॉकडाउन नहीं होगा। तो कई मुद्दों पे जो आप लगता है जो आप लोग जो उलझे हुए हैं, इसी बात का फायदा उठा ले जाती है बीजेपी। सर खुल के स्वीकार कर लीजिए, आज पूरा विश्व लॉकडाउन। पवन शर्मा जी इन्हें लॉकडाउन में क्या दिक्कत है? कई मुद्दों पे जो आप उलझे हुए हैं ना, उसी का फायदा उठा ले जाती है बीजेपी। वक्त की थोड़ी कमी हमारे पास, जल्दी जल्दी आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ पे कोई उलझन नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सिर्फ ये कहा था
कि आपने लॉकडाउन किया बिना सोचे समझे किया। हम भी लॉकडाउन के पक्षधर थे। संसद में सबसे पहले हमने ही बोला था कि आप लॉकडाउन करिए, लेकिन आपने बिल्कुल, लॉकडाउन बहुत बहुत किया नहीं। शुक्रिया आप दोनों ही नेताओं का हमारे संग जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो साफ तौर पे अलग अलग पार्टी के अपने अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। न्यूज़ वन इंडिया पे लगातार उपचुनाव को लेकर महाकवरेज जो हमारी चल रही है लगातार जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।